Hello friends, welcome back to this channel. So this is the 21st mock test in this series and today we will talk about seed and sowing. तो अगर आप ये सीरीज देख रहे हो स्टार्टिंग से लेके आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखिए, क्योंकि हम लोग कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। सिर्फ ये क्वेश्चन एंड आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, जो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आप बहुत सारी चीज़ रिलेट कर पाओगे और बहुत सारे नॉलेज आप ग्रास्प कर पाओगे। अगर आप स्किप कर करके देख रहे हो, अगर आप सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर देख रहे हो, तो आप लाइक 10% और 20% बेनिफिटेड हो रहे हो। अगर आप उसको कंप्लीट देख रहे हो, आप उसको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ देख रहे हो, तो फिर आप अराउंड 80-90% आप इजीली इस लेक्चर से आप कवर कर पाओगे। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगता है, अगर आपको कुछ भी फ़ायदा मिल रहा है, आपको प्रिपरेशन में कुछ भी बूस्ट हो रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, तो आप इसको ज़रूर अपना फ्रेंड्स और जो भी जूनियर्स है, जो भी एनी एग्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, नॉट ओनली फॉर ASCO, एनी एग्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक IBPS और एनी JRF SRF, फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम ऑल्सो। सो share with them and spread love and help us to grow our family, our YouTube family. So let's start with the first question. What is the first question? Fertilized ovule consists of embryo, endosperm, and seed coat, which is viable and has the capacity to germinate, is called. Fertilized ovule consists of embryo, endosperm, and seed coat, which is viable and has the capacity to germinate. It is called. Options are grain, seed, food grain, coleoptile. The right answer is seed. फर्टिलाइजेशन में जैसे कि सपोज मेल एंड फीमेल गैमेट जब मिल के एक ओव्यूल फॉर्म करते हैं जो कि कैपेबल ऑफ जर्मिनेशन, ओके, एंड देयर इज नॉट ओनली द ओव्यूल, देयर इज एम्ब्रियो, देयर इज एंडोस द एम्ब्रियो, ओके, द ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म एंड सीड कोट. व्हाट इज ओव्यूल? ओव्यूल इज द सीड पार्ट. So there is certain living material which is responsible to germinate, which is responsible to produce plumule and radicle, and there is certain food material, food reserve you can find, that is known as endosperm, and outer covering is known as a seed coat. Okay, so this has the capacity to germinate and produce new plant, so this is known as seed. What is grain? ग्रेन मतलब क्या होता है कि अगर वही सीड को हम ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसको बोला जाएगा ग्रेन. ओके, अगर हम सोइंग के लिए यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं सीड. अगर हम ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रेन. देन फूड ग्रेन क्या होता है? फूड ग्रेन मतलब सीरियल्स प्लस पल्सेस. ओके, इसको बोलते हैं फूड ग्रेन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रोपागेटिंग मटेरियल ऑफ नापियर ग्रास, गिनी ग्रास, पाराग्रास एक्सेट्रा आर कॉल्ड. Propagating material of napier grass, guinea grass, paragrass, etc. are called. Options are seeds, rooted slip, corn, tuber. The right answer is rooted slip. Seed जो है जैसे शुगर कैन का प्रोपागेटिंग मटेरियल हो गया, किसी किसी क्रॉप का सीड होता है प्रोपागेटिंग मटेरियल. ओके, देन कॉर्न जैसे ग्लैडियोलस हो गया और कुछ कुछ क्रॉप है उनका हो गया कॉर्न एज ए प्रोपागेटिंग मटेरियल, राइट. देन ट्यूबर जैसे कि पोटैटो हो गया, उसका ट्यूबर हो गया प्रोपागेटिंग मटेरियल. सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोपागेटिंग मटेरियल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेराइटी एंड कल्टीवर? वेराइटी एंड कल्टीवर के अंदर जो है डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या है? ऑप्शंस आर मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ह्यूमन इंटरफेरेंस, ड्यूरेशन. द राइट आंसर इज ह्यूमन इंटरफेरेंस. कल्टीवर क्या होता है? कल्टीवर इज अ यूनिक पॉपुलेशन ऑफ अ प्लांट बट इट इज आर्टिफिशियली मेंटेन बाय ह्यूमन एफर्ट. ओके, वेराइटी क्या होता है? वेराइटी एक टाइप ऑफ लाइक स्पेसिस है जो जिसके पास एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है. किसी का प्लांट हाइट ज़्यादा है, कोई कोल्ड टॉलरेंट है, कोई डिजीज रेजिस्टेंस है, दैट इज अ वेराइटी विद स्पेशल कैरेक्टर. बट कल्टीवर क्या होता है? कल्टीवर को ह्यूमन उसका आर्टिफिशियली वो ग्रो करता है, राइट. कल्टीवर इज अ यूनिक पॉपुलेशन ऑफ प्लांट बट इट इज आर्टिफिशियली मेंटेन बाय ह्यूमन एफर्ट एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कल्टीवर. कल्टीवर मीन्स cultivated variety. Okay, next question.
The basic category of cultivar, that is population of seed propagating plants in which genetic variability is controlled and uniformity is maintained, that is called the basic category of cultivar, that is a population of seed propagating plant in which genetic variability is controlled and uniformity is maintained, that is called, options are line, variety, ecotype, clone. द राइट आंसर इज अ लाइन. ओके, अगर ये लाइन अगर होमोजाइगस एंड होमोजेनस होगा, अगर ये लाइन होमोजाइगस एंड होमोजेनस होगा, इसको बोलते हैं प्योर लाइन. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Cultivar that is composed of plants produced by combining a number of genetically distinct but phenotypically similar lines allowed to cross-pollinate at random, that is called. Cultivars that is composed of plants produced by combining a number of genetically distinct but phenotypically similar lines allowed to cross-pollinate at random, that is called. Options are normal cultivar, random cultivar, synthetic cultivar, hybrid line. The right answer is synthetic cultivar. Next question. Hybridization between single cross and an inbred line is called. Hybridization between single cross and an inbred line, that is called. Options are single cross, double cross, top cross, three-way cross. The right answer is three-way cross. Okay. Hybrid line क्या होता है? Hybrid line is the F1 generation of two inbred line. F1 जनरेशन. ओके, एक पेरेंट हो गया, एक पेरेंट, इसको अगर क्रॉस कर रहे हैं तो ये जो F1 जनरेशन निकलता है इसको बोलते हैं हाइब्रिड लाइन. तो ये डिफरेंट टाइप का होता है हाइब्रिडाइजेशन, और डिफरेंट टाइप्स का होता है. अगर दो इनब्रेड लाइन को हम लोग हाइब्रिडाइज कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे सिंगल क्रॉस. ओके, सिंगल क्रॉस. देन दो सिंगल क्रॉस, सपोज ये एक हो गया और यहाँ से एक आगे पेरेंट, तो इसको क्रॉस करेंगे तो उसको बोलेंगे डबल क्रॉस. ओके. एंड एन इनब्रिड लाइन एंड ओपन पोलिनेटेड कल्टीवार, अगर इनब्रिड लाइन के साथ ओपन पोलिनेटेड कल्टीवार को क्रॉस कर रहे हैं उसको बोलते हैं टॉप क्रॉस. और अगर सिंगल क्रॉस एंड इनब्रिड लाइन को क्रॉस करते हैं तो उसको बोलते हैं थ्री वे क्रॉस. तो इसको याद रख लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्योरिटी ऑफ सीड इज मेंटेन्ड बाय. प्योरिटी ऑफ सीड इज मेंटेन्ड बाय. ऑप्शंस आर आइसोलेशन, रॉगिंग, सीड सर्टिफिकेशन, बोथ ए एंड बी. The right answer is both A and B. Both isolation and rugging is required to maintain the purity of line. What is isolation? What is rugging? Isolation मतलब अगर उसका क्रॉस पॉलिनेशन कैपेबिलिटी, उसका एक्सटेंट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन को देख के हमको एक आइसोलेशन डिस्टेंस, सपोज दो वेराइटी है या फिर दो पेरेंट हम लोग चूज कर रहे हैं या फिर दो कल्टीवार है या फिर दो वेराइटी, उसको डिस्टेंस में उसको सोइंग करना पड़ेगा. फील्ड टू फील्ड जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करना पड़ेगा टू मेंटेन द प्योरिटी. जैसे कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स हो गए, जैसे कि राइस, व्हीट या फिर पल्सेस जो भी, तो उनको उनका जो सेल्फ पॉलिनेशन जिसमें होता है मैक्सिमम, तो उसको अराउंड 3 मीटर उसको दिया जाता है, जो कि आइसोलेशन डिस्टेंस. अगेन अगर कुकुरबिट्स आप देख लोगे तो वो हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड होते हैं, तो उनको अराउंड मोर देन 1000 मीटर मेंटेन करना पड़ता है. राइट. आइसोलेशन हो गया. रॉगिंग क्या होता है? रॉगिंग इज द रिमूवल ऑफ टाइप. ओके, टू अवॉइड द कंटामिनेशन. ऑफ टाइप जितना भी है, सपोज वीड हो गए या फिर उसी क्रॉप का डिफरेंट वेराइटी हो गया, या फिर कोई भी आप देख रहे हो फील्ड में, अगर एक वेराइटी से दूसरा डिसिमिलर होता है तो फिर मतलब उसको निकालना पड़ेगा, उसको बोलते हैं रॉगिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस दैट इज मेंटेन फॉर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप. मैं जैसे कि इसको बता दिया हूँ, मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस दैट इज मेंटेन फॉर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप. ऑप्शंस आर 3 मीटर, 20 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर. The right answer is 3 meter. Okay, self-pollinated crop like rice, wheat, barley, oat, groundnut, soybean, cowpea, these are self-pollinated crop. So for these crops, the minimum isolation distance should be maintained at 3 meter. Field to field जो distance है. Again, suppose आपका कुछ self-pollinated crop with certain amount of cross pollination रहता है, जैसे कि कॉटन हो गया, उसके लिए जैसे ऑपलैंड टाइप कॉटन के लिए 30 मीटर, देन इजिप्शियन कॉटन के लिए 400 मीटर अराउंड उसको दिया जाता है. सपोज क्रॉस पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट, सपोज कोई इंसेक्ट के द्वारा क्रॉस पॉलिनेटेड होता है,
जैसे कुछ मिलेट्स हो गए या फिर ऑनियन हो गए, उनका जो है आइसोलेशन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडेशन सीड इज द प्रोजेनी ऑफ, फाउंडेशन सीड इज द प्रोजेनी ऑफ, ऑप्शंस आर न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, रजिस्टर्ड सीड, सर्टिफाइड सीड। द राइट आंसर इज ब्रीडर सीड। पहले क्या होता है, पहले न्यूक्लियस सीड होता है, उसका प्रोजेनी है ब्रीडर सीड, देन उसका प्रोजेनी है फाउंडेशन सीड, उसका प्रोजेनी है रजिस्टर्ड सीड, उसका प्रोजेनी है सर्टिफाइड सीड, राइट। सो फाउंडेशन सीड इज द प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीड, ये सीरीज को याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following seeds are grown in institutions and supervised by technical persons? Which among the following seeds are grown in institutions and supervised by technical persons? Options are nucleus seed, breeder seed, foundation seed, certified seed. The right answer is foundation seed. Generally, certified seed are grown by farmers. Okay, farmers. फाउंडेशन सीड इंस्टीट्यूशंस, ब्रीडर सीड तो ब्रीडर के पास ही रहता है, ब्रीडर इसको ग्रो करते हैं और उसको डिफरेंट ट्रायल के लिए भेजते हैं। न्यूक्लियस सीड इज द फर्स्ट, ब्रीडर सीड का जो पेरेंट्स है वो न्यूक्लियस सीड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एट्रीब्यूट ऑफ सीड बाय व्हिच इट कैन बी एबल टू विथस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन इन सीड बेड, दैट इज कॉल्ड, the attribute of seed by which it can be able to withstand unfavorable condition in seed bed, that is called, options are germination, vigor, viability, acclimatization. The right answer is vigor. सीड का जो कैपेसिटी है टू विथस्टैंड सर्टेन स्ट्रेसफुल कंडीशन, दैट इज नोन एज vigor. viability क्या होता है, वायबिलिटी यानी सीड का जर्मिनेबिलिटी कैपेसिटी, ओके, जर्मिनेटिंग कैपेसिटी। सपोज एक सीड वायबल है, मतलब वो जर्मिनेट कर सकता है, राइट, वो इंटरनली कितना एक्टिव है, दैट इज वायबिलिटी, एंड दैट इज एस्टिमेटेड बाय टीजेड टेस्ट, दैट इज कॉल्ड टेट्राजोलियम टेस्ट। इसको जानने के लिए वायबिलिटी कितना है उसको जानने के लिए करते हैं टीजेड टेस्ट। जर्मिनेशन क्या होता है, एक सीड हम सोइंग किए, उसमें से रेडिकल प्लीम्यूल निकलने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं जर्मिनेशन। एक्लीमेटाइजेशन क्या होता है, कोई भी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में थोड़ा थोड़ा करके स्ट्रेस देके उसको एक्लीमेटाइज करना, मतलब कि उसको जो नेगेटिव इम्पैक्ट से प्रोटेक्ट करना, उसको बोलते हैं एक्लीमेटाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ जर्मिनेशन इन व्हिच cotyledon pushed above the soil by elongating hypocotyl is called, type of germination in which cotyledon pushed above the soil by elongating hypocotyl, that is called, options are epigeal germination, hypogeal germination, then vivipary germination, photoactive germination. द राइट आंसर इज एपिजेल जर्मिनेशन। क्या होता है, जब हम सीड को सोइंग करते हैं यहाँ पे सॉइल में, तो सपोज रेडिकल यहाँ से निकलता है, रेडिकल, और यहाँ से जो है प्लीम्यूल निकलता है। रेडिकल अगेन, रेडिकल किसको फॉर्म करता है, रूट फॉर्मेशन करता है। प्लीम्यूल क्या करता है, स्टेम फॉर्मेशन या फिर शूट या फिर फॉलिएज फॉर्मेशन करता है। तो होता क्या है, यहाँ पे जब रेडिकल निकलता है, ये जो हाइपोकोटाइल है ये इसको पुश करता है, मतलब एबोव पुश करता है, एबोव द ग्राउंड पुश करता है। तो फिर आप कोई कोई सीड में देखोगे, कोई कोई क्रॉप में, जैसे जब क्रॉप इमर्ज होता है तो यहाँ पे सीड आ जाता है, ग्राउंड के ऊपर सीड आ जाता है, तो उस कंडीशन में उसको बोलते हैं एपीजियल जर्मिनेशन। और कोई भी क्रॉप आप देख रहे हो वहाँ पे सीड ग्राउंड के ऊपर नहीं दिख रहा है जर्मिनेशन के बाद, तो उसको बोलते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। ये एक लाइक सिंपल लैंग्वेज में बता दिया। तो एपीजियल जर्मिनेशन कौन सी क्रॉप में पाया जाता है, जैसे कि सनफ्लावर हो गया, सोयाबीन, कॉटन, चिकपी, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, रेड ग्राम। नेक्स्ट हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या होता है, जहाँ पे मैं बताया कि जैसे सपोज हम सीड को सोइंग किए और प्लीम्यूल और रेडिकल निकल गया, लेकिन जो सीड है या फिर कॉटिलेडन है वो सॉइल के एबव नहीं आया, सॉइल के ऊपर नहीं आया, तो उसको बोलते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। ये जैसे राइस, व्हीट, मेज, सोरगम, पॉल मिलेट, लाइक ब्रॉड बीन, पीज, जनरली जितने भी पल्सेस है उसमें एपीजियल जर्मिनेशन पाया जाता है, लेकिन पीज में जो है हाइपोजियल जर्मिनेशन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग सीड्स शोज हाइपोजियल जर्मिनेशन, ये आ गया, मैं बता दिया ऑलरेडी। तो इसके ऑप्शन है काउपी, पी, चिकपी, सोयाबीन। द राइट आंसर इज पी। ओके, बाकी जितने भी पल्सेस है, काउपी हो गया, चिकपी हो गया, सोयाबीन, ये सारे एपीजियल जर्मिनेशन इसमें पाया जाता है, लेकिन
पीज में जो है हाइपोजेल जर्मिनेशन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following class of seed also known as mother seed? Which among the following class of seed is also known as mother seed? Options are nucleus seed, breeder seed, foundation seed, certified seed. The right answer is foundation seed. आपको पता होगा, मैं बताया था कि nucleus seed is the parent of breeder seed, then breeder seed is the parent of foundation seed is the parent of certified seed. So foundation seed जो है दिस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ब्रीडर सीड, राइट। फाउंडेशन सीड से हम सर्टिफाइड सीड, फाउंडेशन सीड से सर्टिफाइड सीड प्रोड्यूस होता है, या फिर डायरेक्टली, या फिर फाउंडेशन सीड से रजिस्टर्ड सीड होता है, देन सर्टिफाइड सीड प्रोड्यूस होता है। सो जो सर्टिफाइड सीड प्रोड्यूस है ये जनरली फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following seed production system is followed in India? Which among the following seed production system is followed in India? First generation, second generation model, third generation model, fifth generation model. The right answer is third generation model. So there are three generation of seed production generally followed. So three generation model में क्या होता है, पहले breeder seed, then फाउंडेशन सीड, देन सर्टिफाइड सीड, ऐसा होता है। ये थ्री जनरेशन हो गया। देन फोर्थ जनरेशन एक है, फोर्थ जनरेशन उसमें ब्रीडर सीड, देन फाउंडेशन सीड 1, देन फाउंडेशन सीड 2, देन सर्टिफाइड सीड। देन फिफ्थ जनरेशन मॉडल में क्या होता है, ब्रीडर सीड, देन फाउंडेशन सीड 1, फाउंडेशन सीड 2, सर्टिफाइड सीड 1, सर्टिफाइड सीड 2। तो जनरली जो इंडिया में जो फॉलो होता है ये थ्री जनरेशन मॉडल फॉलो होता है, ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड से सर्टिफाइड सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम जेनेटिक प्योरिटी शुड बी मेंटेन्ड इन ब्रीडर सीड? ब्रीडर सीड में मिनिमम कितना जेनेटिक प्योरिटी रहना चाहिए? ऑप्शंस आर 95%, 98%, 99%, 100%। द राइट आंसर इज 100%। ब्रीडर सीड एंड न्यूक्लियस सीड में इसमें 100% जेनेटिक प्योरिटी रहना चाहिए मिनिमम। देन 99% इसमें फाउंडेशन सीड में आपका 99% जो है प्योरिटी रहना चाहिए। देन कंपोजिट सीड और सिंथेटिक सीड जो है, कंपोजिट और सिंथेटिक सीड उसमें 98% जो है रहना चाहिए जेनेटिक प्योरिटी। एंड हाइब्रिड्स जो हो गया, हाइब्रिड्स उसमें मिनिमम 95% जेनेटिक प्योरिटी रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन ए सिंगल क्रॉस एंड इनब्रीड लाइन, मैंने इसको डिस्कस कर लिया हूँ। हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन ए सिंगल क्रॉस एंड एन इनब्रीड लाइन दैट इज कॉल्ड, ऑप्शंस आर सिंगल क्रॉस, डबल क्रॉस, थ्री वे क्रॉस, ट्रिपल क्रॉस। The right answer is three-way cross. Okay. Next question. The tag color of registered seed is, the tag color of registered seed is purple, white, opal green, azure blue. The right answer is purple. White किसका है? White जो है फाउंडेशन सीड का टैग कलर है। ओपल ग्रीन जो है ट्रूथफुल लेवल सीड का ये टैग कलर है। एज्योर ब्लू जो है सर्टिफाइड सीड का टैग कलर है, सर्टिफाइड सीड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, आई थिंक दिस इज रिपीट, ओके, द मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, दैट इज द राइट आंसर इज 3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the minimum isolation distance for crops where cross pollination is 51 to 75%. The minimum isolation distance for crops where cross pollination is 51 to 75%. Options are less than 300 meter, 300 to 500 meter, 500 to 1000 meter, more than 1000 meter. द राइट आंसर इज 500 to 1000 मीटर। सो क्रॉस पॉलिनेशन का जो एक्सटेंट के हिसाब से कितना आइसोलेशन डिस्टेंस रहेगा, 0 to अगर 10% क्रॉस पॉलिनेशन रहा तो फिर वहाँ पे 100 to 200 मीटर जो है आइसोलेशन डिस्टेंस रखेंगे। 11 to 25 अगर परसेंटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन रहा तो वहाँ पे 200 to 300 मीटर जो है आइसोलेशन डिस्टेंस रखेंगे। 26 to 50% अगर क्रॉस पॉलिनेशन रहा तो वहाँ पे 300 to 500 मीटर जो है आइसोलेशन डिस्टेंस रखेंगे। 51 to 75% अगर क्रॉस पॉलिनेशन रहा तो वहाँ पे 500 to 1000 मीटर जो है रखेंगे हम आइसोलेशन डिस्टेंस। 76 to
और 100 अगर परसेंटेज क्रॉस पोलिनेशन रहा तो वहाँ पे मोर देन 1000 मीटर जनरली रिकमेंडेड है आइसोलेशन डिस्टेंस। तो ये टेबल को याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीड एक्ट वाज enacted by parliament in the seed act was enacted by parliament in 1963, 1966, 1968, 1976. द राइट आंसर इज 1966। जो है सीड एक्ट जो है पार्लियामेंट में 29 दिसंबर 1966 में, 29 दिसंबर 1966 में सीड एक्ट जो है पार्लियामेंट में पास हुआ था। देन सीड रूल कब नोटिफाई हुआ था? सीड रूल 1968 में जो है सीड रूल नोटिफाई हुआ था। इसमें आपको 1963 में क्या होता है? नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, एनएससी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन 1963। देन 1976 में प्लांट क्वारंटाइन एक्ट ये हुआ था, प्लांट क्वारंटाइन एक्ट ये 1976 में, इसको याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, resting stage of seed when it lacks suitable condition for germination that is called? Resting stage of seed when it lacks suitable condition for germination that is called? Options are dormancy, quiescence, hibernation, priming. The right answer is quiescence. सपोज एनवायरमेंटल कंडीशन सुइटेबल नहीं है एंड इसीलिए जर्मिनेशन नहीं हो पा रहा है, तो उसको बोलते हैं क्विसेंस स्टेज, रेस्टिंग स्टेज ऑफ सीड व्हेन इट लैक्स सुइटेबल कंडीशन फॉर जर्मिनेशन। सपोज लाइट ठीक से नहीं मिल रहा है या फिर उसका जो भी मॉइस्चर जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, एरेशन नहीं हो पा रहा है, उसके लिए अगर जर्मिनेशन नहीं हो रहा है उसको बोलते हैं क्विसेंस स्टेज। अगर सारे कंडीशन फेवरेबल हो के भी जर्मिनेशन नहीं हो रहा है तो उसको बोलते हैं डॉर्मेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is considered as strongest dormancy breaker? Which among the following is considered as strongest dormancy breaker? डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए इसमें से कौन सी जो केमिकल है उसको माना जाता है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट है? ऑप्शन सर HCl, H2SO4, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट। The right answer is potassium nitrate. Next question, which among the following is the commonly used growth regulator to break dormancy? इनमें से कौन सी जो है ग्रोथ रेगुलेटर डॉर्मेंसी ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन सर ऑक्सिन, जिबरेलिक एसिड, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। द राइट आंसर इज जिबरेलिक एसिड। ऑक्सिन, जिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन इसको बोलते हैं ग्रोथ प्रोमोटर। ओके, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन इसको बोलते हैं ग्रोथ इनहिबिटर। तो इनमें से जिबरेलिक एसिड जो है ये जर्मिनेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जिबरेलिक एसिड जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, तो ये जर्मिनेशन में बहुत हेल्पफुल होता है एंड डॉर्मेंसी ब्रेकिंग में भी जिबरेलिक एसिड हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the duration of storage of seed is considered as medium term storage when the duration of storage of seed considered as medium term storage when it is stored for? Options are 2 to 3 months, 6 to 8 months, 12 to 36 months, 5 to 25 years. The right answer is 12 to 36 months. So there are mainly three types of storage. One is short term storage, that is from 6 to 8 months. Short term storage, that is for from harvest to next planting. Then medium term storage, this is medium term storage 12 to 36 months, that is the also called as carryover seeds. Then long term storage, that is long term storage 5 to 25 years, this is for germplasm storage or nuclear seed storage. Next question, according to Harrington thumb rule, the life of seed doubles when? According to Harrington's thumb rule, the life of seed doubles when? Options are 1% decrease in moisture, 5 degrees Celsius decrease in temperature, both A and B, either A or B. The right answer is both A and B. अगर हम 1% मॉइस्चर डिक्रीज करते हैं सीड का या फिर 5 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज करते हैं टेम्परेचर का, स्टोरेज टेम्परेचर का, देन देयर इज द सीड लाइफ ऑफ सीड विल बी डबल. So what is Harrington's thumb rule?
For every decrease of 1% seed moisture content, the life of seed doubles. And this rule is valid between 5 to 14% moisture. जनरली हम लोग उसी के बीच में स्टोरेज करते हैं, जैसे कि सीरियल्स हो गया तो उसमें उसमें हम लोग 14% मॉइस्चर लेवल में हम स्टोरेज के लिए रिकमेंडेड है. देन ऑयल सीड्स हो गए, वहाँ पे अराउंड 6 to 8% जो है मॉइस्चर इन ड्यूरिंग स्टोरेज टाइम वो रिकमेंडेड है. Then another rule is for every decrease in 5 degrees Celsius in storage temperature, the life of seed doubles. And this is valid from 0 to 50 degrees Celsius storage temperature. So ये दोनों कंडीशन में जो है हमको सीड का लाइफ डबल होते हुए नजर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो ऑफ ग्राउंडनट इज. द सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो और सीड रिप्लेसमेंट रेशियो ऑफ ग्राउंडनट इज, इसको और भी बोला जाता है सीड रिप्लेसमेंट रेशियो ऑफ ग्राउंडनट इज. ऑप्शन सर 1:5, 1:8, 1:10, 1:80. The right answer is 1:8. So what is seed replacement ratio or seed multiplication ratio? The percentage of area sown out of the total area cultivated in the season by using certified or quality seed other than farm saved seed, that is called seed replacement ratio. So seed replacement ratio varies from crop to crop. For rice it is 1:80, for wheat it is 1:20, for maize hybrids it is 1:100, for maize composite it is 1:80, for pulses like peas, gram, it is 1:10. For green gram, black gram, cowpea, horse gram, it is 1:40. For groundnut, it is 1:8. And for cotton, it is 1:50. So इसको याद रख लेना. Next question. Central Seed Testing Laboratory is situated at. Central Seed Testing Laboratory, it is situated at. Options are Varanasi, Lucknow, Anand, and Mysore. द राइट आंसर इज वाराणसी. वाराणसी में जो है सेंट्रल सीड टेस्टिंग लैबोरेटरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट वेयर सीड लॉ वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड. द स्टेट वेयर सीड लॉ वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड. ऑप्शन आर ओडिशा, पंजाब, केरला, कर्नाटका. द राइट आंसर इज कर्नाटका. नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is the correct order of seed treatment? Which among the following is the correct order of seed treatment? Options are insecticide, rhizobium, fungicide, fungicide, insecticide, rhizobium, rhizobium, fungicide, insecticide, rhizobium, insecticide, fungicide. द राइट आंसर इज फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, राइजोबियम. सपोज हम मल्टीपल केमिकल्स या फिर मल्टीपल जो है सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं, डिफरेंट केमिकल हो या फिर राइजोबियम के साथ, तो हमको किस सीक्वेंस में उसको करना चाहिए. पहले हमको सीड के ऊपर फंजीसाइड का कोट लगाना चाहिए, उसको ड्राई होने के बाद फिर इंसेक्टिसाइड का कोट लगाना चाहिए, उसके बाद राइजोबियम का कोट लगाना चाहिए. क्योंकि सपोज अगर हम राइजोबियम का कोट पहले दे दिए या उसके बाद इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड दे दिए, तो क्या होगा, जब सीड के कंटैक्ट में डिफरेंट माइक्रोब्स आएंगे तो वो उनको हार्म पहुंचेगा और वो इफेक्टिव नहीं होगा राइजोबियम का जो है. इसलिए राइजोबियम को आउटर कोटिंग में हम लोग देते हैं. तो राइजोबियम आउटर कोटिंग में होने से क्या होगा, डिफरेंट माइक्रोब्स के साथ वो मिलके जो भी उसका नाइट्रोजन फिक्सिंग एक्टिविटी या फिर जो भी स्टिमुलेटरी एक्टिविटी वो कर सकता है. राइट. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट सीड एंड सोइंग. अगर आपको इससे भी ज़्यादा जानना है तो आप रेडी बुक में ये एक चैप्टर है, आप उसको रिफ़र कर सकते हैं. अगर आपको ये लेक्चर सीरीज जो है वो अच्छा लगता है, आप इसको शेयर कीजिए. कोई भी आपके कलीग या फिर कोई भी फ्रेंड्स या जूनियर्स जो है प्रिपेयर कर रहे हैं एग्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आप उनको शेयर कीजिए. ताकि क्या होगा, हमारा चैनल का ग्रोथ अगर होगा, हमारे चैनल में ज़्यादा सब्सक्राइबर आएंगे. अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं किया है तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं. उसका लिंक है एग्रीकल्चर Q&A. ओके, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप. उसमें हम अपडेट करते रहते हैं कोई भी लेक्चर के बारे में या फिर डिले हो रहा है, या फिर उसमें और भी हम लोग क्विज भी लॉन्च करेंगे ये सीरीज़ खत्म होने के बाद, क्योंकि अभी तो टाइम नहीं मिल पा रहा है. तो देखते रहिए हमारे चैनल को, और इसका जो भी आप जितना भी फ़ायदा उठा सकते हैं उठाइए, क्योंकि हमारा मकसद ही वही है. हम आपको नॉलेज प्रोवाइड करना ही हमारा मकसद है. सी यू इन द नेक्स्ट मॉक टेस्ट. टिल देन, बाय बाय.